बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम इस वीडियो में CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 8 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वह स्विच स्टेटमेंट, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, और नेक्स्ट वन जो है वह कंटिन्यू स्टेटमेंट है। और फिर गाइडलाइंस का एक टॉपिक है जिसके अंदर जनरल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस होंगी। और उसके बाद रूल्स हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या जिसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं उसके हवाले से। और लास्ट वन हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है। ये जितना भी कंटेंट हमने इसमें लेक्चर में कवर करना है टोटली प्रैक्टिकल है, इसमें हम ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे। मैंने हैंडआउट्स में वैसे हाईलाइट तो किया हुआ है कंटेंट जो थ्योरी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में करेंगे। हम डेव C++ में अपना प्रोग्राम सारा कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वह है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट हम किस लिए और कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है जो कि इफ़ है या इफ़ एल्स, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपने मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना हो, वहाँ पे आप फिर मल्टीपल टाइम इफ़ या इफ़ एल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है स्विच स्टेटमेंट। हम वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जी, हम यहाँ पे एक सिनेरियो देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम में बताया गया है कि आप जब किसी स्टूडेंट के ग्रेड के अगेंस्ट उसको रिमार्क्स देते हैं तो आपने उसके ग्रेड को चेक करना है, कंडीशन लगानी है। वो A होगा तो एक्सीलेंट रिमार्क्स देंगे, B होगा तो वेरी गुड, C होगा तो गुड, D के लिए आप पुअर एंड सो ऑन। आपने F के लिए फेल के रिमार्क्स देने हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को जो लिखा है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आपको रिक्वायर्ड आउटपुट भी आ रहा है। तो फिर हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करेंगे। उसके लिए इसने इस पैराग्राफ में कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि बेसिकली जहाँ पे भी आप कंडीशन टेस्ट करते हैं आपका प्रोसेसर का वर्क जो है बढ़ जाता है। वो एक कंडीशन टेस्ट करने के लिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेटमेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट है या आप इफ स्टेटमेंट की बात करें आप उसको मिनिमम यूज़ करें। तो हम इसका जो अल्टरनेटिव देखेंगे स्विच स्टेटमेंट, वहाँ पे हम इन तमाम केसेस के लिए या तमाम कंडीशंस के लिए वन टाइम कंडीशन को टेस्ट करेंगे। हम ये बार बार कंडीशन टेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है जिसको अभी हमने देखा था। हम यूज़र से ग्रेड इंटर करवाएंगे उसका स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे अगर A ग्रेड है तो हम एक्सीलेंट रिमार्क्स देंगे, B के लिए वेरी गुड, और C के लिए हम गुड के रिमार्क्स दे रहे हैं एंड सो ऑन। हमने F के लिए फेल किया। इसको हम कंपाइल एंड रन करके इसका आउटपुट देखते हैं पहले। जी, यहाँ पे देखें मैं इंटर कर रहा हूँ C ग्रेड और उसके अकॉर्डिंगली गुड के रिमार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर अगेन मैं इंटर करूँ यहाँ पे A तो एक्सीलेंट के रिमार्क्स हमने प्रिंट करवाएं। अब ये हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, लेकिन हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करना है। जो अभी मैंने बताया कि हमारे कंडीशन टेस्ट करने के ऊपर प्रोसेसर को ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, तो इससे अल्टरनेटिव हमारे पास स्विच स्टेटमेंट मौजूद है। अब स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास स्विच का कीवर्ड है, यहाँ पे वेरिएबल और एक्सप्रेशन यूज़ होगा और उसके नीचे हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। यही स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे डेव में लिखा हुआ है। स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, वेरिएबल या एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सप्रेशन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर वो वैल्यू वेरिएबल की हो या एक्सप्रेशन की हो, वो वैल्यू यहाँ पे केसेस के साथ कंपेयर की जाती है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। कंडीशन हमारी वन टाइम यहाँ पे आएगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू हमने यहाँ पे मैच करनी है इसके साथ। जिस केस के साथ वैल्यू मैच करेगी उसके सामने मौजूद, या हम इसको यहाँ पे इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, जब तक हमारे सामने नेक्स्ट केस नहीं आ जाता वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसी केस के साथ अटैच होंगी। तो वो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ये उस केस के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया इसका कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन की रिटर्न की गई वैल्यू, उसको हमने इन केसेस की वैल्यू के साथ मैच करना है। जिस वैल्यू के साथ वो मैच कर जाएगा उस केस में उससे नीचे ऑनवर्ड हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे उसने कुछ डिटेल में दो तीन चीज़ें डिस्कस की हैं जिनको आपने जहन में रखना है। एक तो आपने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल यूज़ करना है और करेक्टर, कि आपकी ये वैल्यू इंटीजर होगी या करेक्टर होगी जो कि यहाँ से हासिल होगी। आप यहाँ पे
फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। आपने हमेशा होल नंबर्स को या कैरेक्टर जो कि सिंगल वैल्यू होगी आप उसको यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को, या जिसको हम कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं, लाइक हम एक या दो चीज़ों को मिला के करते हैं कि एक ये कंडीशन है एक और कंडीशन है, हम उनके दरमियान में एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन यूज़ कर लें या आप सिंगल वेरिएबल यूज़ कर लें। जी, ये हमने जो प्रोग्राम देखा था उसी को उसने स्विच स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़र से ग्रेड इंटर करवाया, जो भी उसका ग्रेड है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रिमार्क्स असाइन करने हैं। यहाँ पे वो वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ये भी हमें अलाउ है, और इंटीजर या होल नंबर्स भी वैल्यू भी हमें अलाउ है। यहाँ पे हमने पहला केस दिया है कैपिटल ए और फिर कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, हमने एफ तक दिया है। जो केस ट्रू हो जाएगा उसके नीचे मौजूद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसको मैं टेम्परेरीली जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ कि ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं। जी, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू इंटर करनी है ग्रेड की, लाइक मैं बी इंटर करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं बी इंटर करूँगा तो ये ग्रेड की वैल्यू इस सेकंड केस के साथ मैच करेगी और ये वर्ड प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये आप देखें यहाँ पे इसने वेरी गुड, गुड, पुअर और फेल ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी। ये कौन सी स्टेटमेंट हैं? ये इसने अगर केस बी को ट्रू लिया है तो इससे नीचे मौजूद ये तीनों स्टेटमेंट, बल्कि 4 स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट कर दिए। और बेसिकली ऐसा ही होता है कि जब आपका कोई केस ट्रू हो जाता है तो उसके नीचे मौजूद जितनी भी ऑनवर्ड नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट से सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं। अगर नहीं होती तो उससे ऊपर या जो कंडीशन जिनकी केस की फाल्स होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन ये ब्रेक स्टेटमेंट है कि हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, इसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि हर स्टेटमेंट जो आपकी होगी उस केस के अगेंस्ट, आपने उसके एंड पे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना है, जो कि किस लिए है कि आपकी एग्जीक्यूशन सिर्फ उस स्टेटमेंट तक रहे, ना कि ऑनवर्ड बाकी स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करे। जैसे कि हमने ग्रेड बी इंटर किया था तो हमने सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, ना कि हमने गुड या पुअर या ऑनवर्ड जो भी हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं हम उनको भी प्रिंट करवाएं। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, अगर ये केस ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा प्रोग्राम। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको कंपाइलर रन करता हूँ, सेम मैं यहाँ पे ग्रेड एंटर कर रहा हूँ बी, तो आप देखें ओनली वेरी गुड का जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा है हमारे पास। जी, तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक प्रोग्राम लिख के देख लिया है। यहाँ पे उसने इसी चीज़ को लेके आगे ब्रेक को डिस्कस किया हुआ है। मैंने जिस तरह पहले कहा था प्रैक्टिकल आपका सारा काम है, यहाँ पे हम ज़्यादा थ्योरी रीड नहीं करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने फ्लो चार्ट बताया हुआ है यहाँ पे। ये हम फ्लो चार्ट को पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये हमारे पास वही सैम्पल प्रोग्राम है जिसको अभी हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसने की हुई है कि आप अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों के लिए आप इसको प्रोग्राम को बनाएंगे। लाइक मैं जिस तरह अभी आपके सामने यहाँ कैपिटल ए इंटर किया था, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए इंटर कर देता हूँ फिर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। हम इसको भी अगर कंसीडर करना चाहते हैं, अगर यूज़र ए या बी कैपिटल और स्मॉल दोनों में से कोई भी इंटर करे तो हम किस तरह हैंडल करेंगे, तो हम 2 केस बना लेंगे हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट। जी, अब देखें अब क्या होगा, अगर ये केस ट्रू है या ये केस ट्रू है, दोनों में से किसी के साथ भी वैल्यू मैच होती है तो नीचे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बेसिकली C++ या सी लैंग्वेज हमारी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को डिफरेंटली वो रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम तमाम केसेस के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को हैंडल कर लेंगे, ताकि यूज़र अगर कैपिटल या स्मॉल में से कोई भी लेटर इंटर करे तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाए। जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे डी के लिए भी कर लेते हैं, और लास्ट वन हमारे पास है जी एफ। तो अब यूज़र अगर कोई भी जो ग्रेड इंटर करता है वो कैपिटल या स्मॉल, जैसे मैं यहाँ पे सी स्मॉल इंटर कर दिया है,
तो देखें गुड का कीवर्ड जो वर्ड है या स्टेटमेंट है, मैसेज है, वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे बाकी हमारा प्रोग्राम सारा वही है, हमने जस्ट ये चेंज करनी थी कि हम कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए किस तरह कह सकते हैं, क्या मल्टीपल केसेस बना लें। आप 2 केसेस के साथ सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ये कर दूँ, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये हमारा एक अलग केस बन गया, ये एक अलग केस बन गया। लेकिन हम अपनी कोड को शॉर्ट रखने के लिए कि इस केस के अगेंस्ट भी हमने यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, इस केस के अगेंस्ट भी हमने यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, इन दोनों केसेस को इकट्ठा करें, उसके नीचे सिंगल स्टेटमेंट दे दें, वो भी आपको सेम आउटपुट रिटर्न करेगी। जी नेक्स्ट वन है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, ये बेसिकली हम लूप्स में यूज़ कर रहे होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि आप जहाँ पे इसको यूज़ करेंगे आपके लूप की आइट्रेशन दोबारा 0 से या फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। जी मैंने एक कंटिन्यू का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक लूप लगाया है जी, वेरिएबल मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया, 0 से इनिशियलाइज़ किया है, और उसको हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि आई लेस देन 10, मतलब कि 10 टाइम हम इस लूप को चलाएंगे, और इसको हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पहली स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी वेलकम, और नीचे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी पाकिस्तान। अब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होनी है, ये भी एग्जीक्यूट होनी है। ये दरमियान वाला पार्ट अभी हम टेम्परेरीली इसको कट कर लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये मैं इसको अब रन करता हूँ जी, ये देखिए 10 टाइम जो है वो वेलकम पाकिस्तान जो है वो प्रिंट हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे अब उस चीज़ को यूज़ कर देता हूँ जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने कंटिन्यू का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने कंडीशन क्या लगाई है, आई लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मैंने ये इसको 5 बार जो इसकी एग्जीक्यूशन होगी वो होने दूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही ये हमारी आइट्रेशन बार बार होगी, आई की वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू से क्या होगा कि आप जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपकी एग्जीक्यूशन नीचे जाने की बजाय कंटिन्यू क्या करेगा, दोबारा यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ से कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी, मतलब कि आपकी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन पे जाने की बजाय जब भी कंटिन्यू आएगा वहाँ से लूप के स्टार्ट से दोबारा से स्टार्ट, इस तरह, ठीक है। तो इसने नेक्स्ट नहीं जाना। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी ये स्टेटमेंट जो है वेलकम, ये तो एग्जीक्यूट होगी हर बार, लेकिन कंटिन्यू इसके बाद आ रहा है, तो ये जब इसकी वैल्यू आई की 6 से बढ़ जाएगी या 6 के इक्वल हो जाएगी, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से ही लूप को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखिएगा इसका आउटपुट क्या आ रहा है जी, ये फर्स्ट 5 के लिए तो पाकिस्तान प्रिंट करवा रहा है वेलकम के आगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ गई 6 से, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू यूज़ किया हुआ था, तो वो दोबारा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं तक आपका लूप जो है वो मतलब कि आइट्रेट हो रहा है, नीचे एग्जीक्यूशन नहीं जा रही। ये हमारे पास केस हो सकता है कोई भी जहाँ पे हम इस तरह का कोई सिनेरियो जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मैंने एक स्पेसिफिक सिनेरियो को लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो गो टू स्टेटमेंट है, और यहाँ पे लेकिन हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर इसको कम से कम यूज़ करें, आप इसका यूज़ ना करें ज़्यादा। लेकिन जहाँ पे हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, सिनेरियो ऐसा होता है जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। गो टू का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम गो टू किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं सी आउट की। मैं यहाँ से टेम्परेरीली अभी गो टू को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट सी आउट की हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो ये तीनों लाइंस जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। वेलकम पाकिस्तान, वेलकम वीयू, वेलकम प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब गो टू का हम क्या करते हैं कि जब जहाँ पे भी हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कहीं पे भी मूव कर देती है, कहीं पे भी जंप कर सकते हैं आप अगर इस स्टेटमेंट, वैसे बेसिकली हमारी एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही होती है प्रोग्राम की, आप लाइन बाय लाइन, पहली लाइन एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गई, नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन, इसी तरह हम नीचे को मूव कर रहे होते हैं। ये हमारा गो टू स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहता है, अगर आप यहाँ पे अभी मतलब कि इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, आप यहाँ से बैक यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप इस लाइन को स्किप करके
नीचे जा सकते हैं, या इससे भी नीचे यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। कहीं भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर जंप कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो अब इसको मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। मैं सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें एक लेबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और फिर हम जहाँ पे गो टू लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे गो टू लिखते हैं, गो टू एस, ठीक है। और ये एस मैंने एक लेबल बना लिया है। अब मैं यहाँ पे इस लेबल को यहाँ पे दे देता हूँ। अब क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद गो टू एस आ गया। अब एग्जीक्यूशन एस पे चली जाएगी। यहाँ पे ये लेबल एस मौजूद है, यहाँ पे हमने कॉलन लगाना होता है और यहाँ पे सेमी कॉलन गो टू के साथ। अब क्या होगा कि एग्जीक्यूशन इसके बाद जब इस लाइन पे आएगी तो नेक्स्ट ये लाइन पे नहीं बल्कि जंप करके यहाँ पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन, और इसके नीचे मौजूद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो भी होगी वो सिंगल है, वो मल्टीपल है, बस आपकी वो उसने यहाँ से जंप करके एग्जीक्यूशन को यहाँ पे डाल दिया है। अब इससे ऑनवर्ड फिर आपकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाएगी। इसको आप देखते हैं, पहले हमने जब इसको रन किया था तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। अब देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट क्या आता है। जी ये देखें, वेलकम पाकिस्तान ये लाइन प्रिंट हो गई, और वेलकम प्रोग्रामिंग ये लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एग्जीक्यूशन को जंप करके यहाँ पे डाल दिया, तो हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गई। अगर मैं अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, मैं लेबल एस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो अब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट हमारा ये आएगा कि ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसके नीचे हमारे पास अभी देखें, उसके पास यहाँ पे हमारे लिए आगे कोई भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। हम इसको डिफाइन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे हमने ओनली वेलकम जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी बल्कि यहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे जंप कर जाएगी। ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास ये चारों स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। एग्जीक्यूशन को हम किस तरह जंप कर रहे हैं कि हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया नॉर्मली, उसके बाद गो टू हमने यूज़ किया, और उसके बाद गो टू के बाद दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो दोनों स्किप होके जंप होके आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगी, और इसके ऑनवर्ड आपकी एग्जीक्यूशन आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिकली गो टू का स्ट्रक्चर हमारे पास कहीं कहीं पे यूज़फुल भी होता है, लेकिन आपके लेक्चर में यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि इसको कम से कम यूज़ करें, इसको आप ज़्यादा यूज़ ना करें प्रोग्राम के अंदर। गाइडलाइंस जो हैं ये बेसिकली जनरल गाइडलाइंस हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी थ्योरी है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लो चार्ट के हवाले से कुछ रूल्स हैं। फ्लो चार्ट आप प्रीवियस टॉपिक्स में देखते आ रहे हैं। आपके पास उसका स्ट्रक्चर मौजूद है कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं उसमें, और किस तरह आप उसको बना रहे होते हैं, उसके वाले से आपने रीड आउट कर लेना। अब लास्ट वन हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है कंप्लीट, हमारे पास एक टास्क कह लें, एक प्रॉब्लम एनालिसिस जिसका हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट करेंगे उसका जो भी आउटपुट है। प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहा है लेट्स कंसिडर अ प्रॉब्लम इन अ कंपनी देयर आर डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर अ फंड। ठीक है, आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से डिडक्शन करनी है किसी भी फंड के लिए। डिडक्शन रूल्स नीचे दिए गए हैं। सैलरी लेस देन 10,000 है तो नो डिडक्शन होगी, 10 से 20 तक डिडक्शन 1,000 होगी, 20 या 20,000 से ग्रेटर अमाउंट के ऊपर आपने 7% ऑफ सैलरी को जो है वो डिडक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है कि आपने उसका जो आउटपुट देना है कि इतनी सैलरी थी तो ये डिडक्शन हो रही है, और ये उसका जो पेएबल सैलरी है या उसको जो आपने सैलरी देनी है वो क्या होगी। ये उसके अकॉर्डिंगली उसने थोड़ा सा उसको एनालिसिस किया हुआ है, और ये नीचे कोड मौजूद है, हमने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सैलरी का हमारा एक वेरिएबल मौजूद है, फ्लोट फ्लोट डाटा टाइप के डिडक्शन और नेट पेएबल, दो सैलरी, इन दोनों के वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे सैलरी के लिए, तो हमने एक प्रॉम्प्ट किया यूज़र से, सी आउट करते हुए हमने उससे इनपुट ली है सैलरी, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए है कि हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस हैं कि सैलरी 10,000 से लेस भी हो सकती है, 10 से 20 तक भी जा सकती है, 20 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो आपने बार बार इफ़ की बजाय हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट को। अब देखें यहाँ पे हमने प्रीवियस जो हमने टास्क कंप्लीट किया था इसके हवाले से हमने एक वेरिएबल यूज़ किया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हुआ है वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, सैलरी डिवाइडेड बाई 10,000। हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू को हासिल करना है। अगर आप यहाँ पे सैलरी को 10,000 से डिवाइड करें और सैलरी अगर 10,000 से लेस होगी तो आपको मैथ के लिहाज से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा। क्यों? वो आंसर अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा,
लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू जस्ट इंटीजर कंसीडर होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर होने से हमारे पास, जिस तरह मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सैलरी है 8000, अगर मैं 8000 को 10,000 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा 0.8। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ 0 रहेगी, 0.8 इग्नोर हो जाएगा ड्यू टू इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हमारे पास 10,000 से लेस तमाम वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू गेट होगी आफ्टर एवेल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन वो 0 होगी। तो पहला केस हमारा 0 हो गया और इसमें हमने डिडक्शन क्या ली है, वो 0 ली है। नेट पेएबल सैलरी हमारी सैलरी एज इट इज़ रहेगी, उसमें से कुछ भी हम माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने सी आउट कर देना है नेट पेएबल सैलरी जो हमारे पास है सैलरी माइनस डिडक्शन, ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद हमने सैलरी की अमाउंट डिस्प्ले करवाई है, माइनस का साइन डिस्प्ले करवाया है, डिडक्शन की जो हमारे पास होगी वो हमने डिस्प्ले करवाई है, और उसके बाद इक्वल हमने नेट पेएबल यहाँ पे करवा दी है। उसके बाद ब्रेक, जो पहले मैंने डिस्कस किया था, कोई भी केस ट्रू हो जाता है उसके नीचे मौजूद तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन ये एग्जीक्यूशन ऑनवर्ड कंटिन्यू ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास केस 1 है। केस 1 कब होगा, जब आपकी सैलरी की वैल्यू 10,000 से लेकर, मैं आपको यहाँ पे चले रेंज बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखी हुई है 10,000 से लेकर 19,999 तक अगर होगी तो आपके पास रिटर्न में जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मतलब कि अगर हम देखें तो 1 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू हो सकती है वो डिपेंड करती है। लाइक हम यहाँ पे अगर सपोज करें आपके पास है जी 18,000, ठीक है, तो अगर हम इसको 10,000 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 1.8, लेकिन एक्चुअल आंसर आपका 1 रहेगा, 0.8 इग्नोर हो जाएगा ड्यू टू इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही हासिल होगा। अगर आप 10,000 से लेकर 19,999 रुपए तक की सैलरी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास केस 1 बनेगा, और अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट टास्क आपकी इस रेंज के लिए क्या होगा, आपके पास डिडक्शन 1000 होगी। तो हम डिडक्शन 1000 कर रहे हैं, सैलरी में से उसको हम माइनस करेंगे और नेट पेएबल सैलरी आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है यहाँ पे अपना आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंड सो ऑन। हमने अब क्या करना है, डिफ़ॉल्ट केस बनाया। डिफ़ॉल्ट केस का पर्पस क्या है ये हमने पहले नहीं देखा। आपके पास इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे अगर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी ट्रू है, लास्ट में हम एल्स पार्ट बनाते हैं कि अगर ऊपर में से कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट किस लिए होता है, आपका एक केस है, 2 है, ये इसके बाद और 3, 4, 5 जितनी भी आप केस बनाते हैं तो उसमें से अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो आपका डिफ़ॉल्ट केस जो है वो ट्रू होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हमारे पास सूरत हाल है। अगर आपकी 2 कंडीशन यहाँ पे 0 और 1 किस लिए है, 10,000 से कम वैल्यू के लिए 0 है, 10,000 से 19,999 रुपए तक की वैल्यू के लिए केस 1 है। उसके ऊपर वाली अमाउंट चाहे वो 20 से 30,000 तक हो या 30 से 40 हो या 50 या 1 लाख तक जहाँ भी चली जाए, वो हम सब के लिए केसेस 1 बाय 1 नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उसके लिए डिफ़ॉल्ट केस, अगर ये दोनों केसेस ट्रू नहीं होते तो इसका मतलब है कि सैलरी 10,000 या 20,000 से एक्सीड कर चुकी है। और यहाँ पे भी हमने वही चीज़ हैंडल किया है कि 20,000 और मोर सैलरी के लिए हमने डिफ़ॉल्ट केस बना दिया है। इसमें हम कैलकुलेशन टैक्स की डिडक्शन की कैसे कर रहे हैं, और हमने सैलरी को 7 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7% कैलकुलेट करने को कहा गया है, और उसके लिए हमने ये मैथ का फार्मूला यूज़ करते हुए कैलकुलेशन की है। और जो भी हमारी डिडक्शन होगी उसको सैलरी में से माइनस करेंगे तो नेट पेएबल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, और उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सैलरी एंटर करता हूँ। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हम पहला केस ट्रू करवाते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जी 9500, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेट सैलरी जो है आपकी पेएबल वो 0 डिडक्शन के बाद उतनी की उतनी 9500 ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट मैं अगेन इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा केस ट्रू करता हूँ, 17,000 देता हूँ। अब देखें हमारे पास 17,000 पे 1,000 डिडक्शन थी, क्योंकि हमारे पास सेकंड रेंज ही 10,000 से 20,000 तक 1% सॉरी 1,000 डिडक्शन होगी। अब 20 से एक्सीड करते हैं, मैं यहाँ पे 28,000 देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 7% उसकी कैलकुलेशन हो रही है, ये देखिए 1960 रुपीज़। अब मैं इससे एक्सीड कर जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी 59,000।
तो अब उस पर भी हमारे पास वही 7% के अकॉर्डिंग डिडक्शन हो रही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड टास्क था। अब इसमें थोड़ा सा आपको और मैं गाइड कर दूं, अब प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। जी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये रिपीट हो रही हैं हर केस के अंदर। हम नेट पे की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम जो सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं आफ्टर कैलकुलेशन कि आपकी टोटल सैलरी इतनी है, डिडक्शन इतनी है और ये आपकी नेट पेएबल है। तो ये हमारी लाइंस ऑफ कोड जो है रिपीट हो रही हैं, तो हम इनको सिंगल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ जी। और ये जो है मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको आफ्टर स्विच स्टेटमेंट ले आते हैं। स्विच के अंदर हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हमने कैलकुलेशन करनी है डिस्काउंट की, क्योंकि हमारी अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तीनों केसेस के लिए, वो सिर्फ डिडक्शन है, तो हम डिडक्शन को डिफरेंट वे में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे डिडक्शन हमने 0 दे दी। अगर आपकी सैलरी जो है वो 10,000 से लेस या 10,000 तक, उससे जो भी आपकी फर्स्ट स्लैब है उसमें आ रही है तो आप 0 डिडक्शन दे रहे हैं। और अगर आपकी सैलरी जो है वो 10,000 से 19,900 तक है, वहाँ पे हम 1,000 डिडक्शन दे रहे हैं। और लास्ट वन हमारी ये डिडक्शन विद फार्मूला जो कि 7% हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब नेट पेएबल हमारी जो भी सैलरी होगी उसमें डिडक्शन माइनस हो जाएगी और ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए हमने कोड को शॉर्ट कर लिया। यही चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करती है। जब अपने रिक्वायर्ड टास्क को जब आप कंप्लीट करते हैं तो अपने कोड को भी हमने शॉर्ट रखना होता है। यहाँ पे जो आपको हैंडआउट्स में दिया गया टास्क, इसका आउटपुट तो ठीक है लेकिन उसने कोड थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है। तो हम इसको अब रन करके देखते हैं, तो अब भी हमारे पास वही रिक्वायर्ड आउटपुट आएगा जो कि हमने पहले देखा था। 17,000 मैंने एंटर किया है, तो आप देखिए हमारे पास वही नेट पेएबल जो है वो 17,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 16। अब अगर मैं ओनली यहाँ पे 7,000 एंटर करता हूँ तो तब भी हमारे पास वही कैलकुलेशन आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे 45,000 एंटर कर रहा हूँ तो 7% के अकॉर्डिंग ये हमारी डिडक्शन आ रही है। तो ये आपका कंप्लीट आज का टास्क था कि हमने स्विच स्टेटमेंट को ही बेसिकली डिस्कस किया है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं ये स्विच से रिलेटेड ही थी। ब्रेक भी उसी से था, कंटिन्यू, और ये लूप में यूज़ करते हैं हम, स्विच में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम था, वो भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं जी हमारे पास जो लास्ट में टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले है कि ट्राई टू यूज स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, हमारे पास जब एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है जहाँ पे आप इफ़ के अल्टरनेटिव स्विच यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आप लाजमी स्विच यूज़ करें। उसकी रीज़न हमने पहले देखी थी कि आप जब भी मल्टीपल टाइम कंडीशंस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो सिस्टम के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपके प्रोसेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट में काज अ लॉजिकल एरर। ये एक आपका लॉजिकल एरर होगा। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में डिफरेंस होता है। इसके हवाले से मैं वीडियोस जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप डिटेल से उसको समझिएगा। ये हमारी एक लॉजिकल मिस्टेक होगी। एक्चुअली तो हम यहाँ पे जिस तरह अगर देखें तो हम ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पे सिर्फ एक्सीलेंट प्रिंट करें। अगर यहाँ से हम ब्रेक को स्किप कर देते हैं तो ये आपका लॉजिकल एरर है, तो यहाँ से ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, फिर ये वाला नेक्स्ट ब्रेक जो है इसको रोकेगा। अगर आप ये भी रिमूव कर देते हैं तो इस तरह कंटिन्यू रहेगा। ये बेसिकली एक लॉजिकल एरर है। आपने लॉजिक थोड़ी सी गलत यूज़ की है कि वहाँ पे आपको प्रोग्राम टर्मिनेट करवाना चाहिए था। ऑलवेज प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, जब भी आप स्विच स्टेटमेंट बनाएं उसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट केस लाजमी इनपुट करें। लाइक दिस, मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। मैंने ये दोनों यहाँ पे जो रिमूव किए थे उनको मैं दोबारा अनडू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको अभी एक इनपुट देता हूँ, लाइक में टी इंटर कर देता हूँ, तो आप देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई भी केस इसके साथ मैच नहीं हुआ। हमारे जो केसेस थे वो ए बी सी डी और एफ थे। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूज़र इनके अलावा कुछ और इनपुट कर रहा है तो हम उसको किस तरह हैंडल करें, तो हम उसके लिए डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। कोई भी मैसेज जो आप अप्रोप्रिएट मैसेज जिसको आप कह सकते हैं आप वो डिस्प्ले करवा दें। लाइक इनवैलिड ग्रेड, क्या आपने इनवैलिड ग्रेड इंटर किया है। लाइक मैं यहाँ पे इसको अब रन करता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू ऐसी इंटर कर देता हूँ, लाइक मैं जे इंटर करता हूँ, तो देखिए इनवैलिड ग्रेड आ गया कि आपने ग्रेड ही ठीक इंटर नहीं किया, हम उसके अकॉर्डिंगली रिमार्क्स नहीं डिस्प्ले करवा सकते। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट जो भी रिक्वायर्ड आपका सिनेरियो हो उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्डली आप जो है वो आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं जो भी स्टेटमेंट आपने देनी हो।
उसके बाद एक नेवर यूज़ गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, ये भी अब मैंने आपको पहले बताया था, ये मौजूद तो है स्ट्रक्चर हमारे पास गो टू का, लेकिन वो इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि इसका आप यूज़ जो है उसको भी मिनिमाइज़ करें ब्रेक और कंटिन्यू का। लेकिन ब्रेक जो है वो हमें तमाम केसेस में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि हम लास्ट केस के साथ या डिफ़ॉल्ट के साथ इसको यूज़ ना करें। वहाँ पे आप इसको जिस तरह भी ये डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ, या ये जो प्रोग्राम है लास्ट वन यहाँ पे भी हमने डिफ़ॉल्ट के साथ इसको यूज़ नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्लियर नहीं हो रहा, उस हवाले से आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। और दूसरा, इसी लेक्चर के हवाले से मज़ीद जो आपको समझने के लिए वीडियोस हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे मज़ीद डिटेल के साथ प्रोग्रामिंग करवाई गई है। आप उनको भी लाजमी देखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।